हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है साहिल यादव और आज फिर से हम लोग उपस्थित है टारगेट सेमेस्टर पर, जहां हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के ऊपर। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, आपका जो पार्ट ए था इंटीग्रल कैलकुलस, उसको हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट अप कर लिया है। यानी कि उसका मोस्टली एमसीक्यू जो कि आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ है या फिर आपके अगल बगल वाले सारे यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं, उसको हमने प्रैक्टिस करा दिया। अगर आपको और भी एमसीक्यू चाहिए तो आपको हमें कमेंट करना होगा, या फिर आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं साहिल_YDB_TG, ये हमारा इंस्टा आईडी, उस पर आप लोग बता सकते हैं कि सर आपको किस प्रकार से एमसीक्यू चाहिए, या फिर अगर आपको किसी पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें वहां पर बोल सकते हैं, आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने का तरीका होता है वो यह होता है कि हम लोग एमसीक्यू वहां से उठाते हैं जो कि आपके अगल बगल वाले यूनिवर्सिटी और आपकी यूनिवर्सिटी में कॉमनली तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो ये पेपर कई सारे यूनिवर्सिटीज में होते हैं, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले जो पेपर होते हैं उसमें थोड़ी सी चीजें हल्की सी सिलेबस में डिफरेंस रहता है, तो इसलिए हम आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए अलग से ही एक वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चंस को लेकर चलना शुरू करेंगे, उसके बाद आपके लगभग कठिन कठिन तो नहीं कर सकते, हालांकि हर क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है, तो कठिन तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आप अपने पढ़ाई को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ आर थीटा फाई बी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। यानी कि आपके पास एक पॉइंट दे दिया है 3, आपके पास एक पॉइंट दे दिया है 3,4,2। ठीक है, ये पॉइंट दे दिया है। देन आर, तो आर हमारे पास क्या हो रहा होता है, तो आर तो हमारे पास यही हो रहा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हो रहा होता है। भाई आर जब स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट आप पढ़ रहे होते हो तो उसमें आर हम लोग किस प्रकार से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड की तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, आर इक्वल कर सकते हैं अंडर रूट एक्स की वैल्यू यानी कि 3 स्क्वायर प्लस आप कर सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस आप कर सकते हैं 2 स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस, यानी कि यह टर्म आपके पास बनकर आएगा 9 प्लस 16 प्लस 4, 16, ये 20 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ठीक है 16 प्लस 4 20, ये 29 अंडर रूट 29 आपके पास यहाँ पर आंसर बनकर चला आएगा। अंडर रूट 29 आपके पास आंसर बनकर चला आएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गिवन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, इफ लोकस ऑफ द पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज क्यू विल बी। तो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्यू दिया है, तो यही तो आपके पास लोकस होगा। आपके पास दिया क्या क्या ऑप्शन में, एक्स इक्वल क्यू वाई इक्वल बी, यहाँ पर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ये हो जाएगा आपके पास वाई इक्वल क्यू। ठीक है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज क्यू, वाई कोऑर्डिनेट को क्यू बताया है, तो वाई कोऑर्डिनेट को क्यू बताया तो वाई इक्वल टू क्यू होगा, यही तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा प्यारा सा पूछ रहा है, द पॉइंट, पॉइंट आपके पास दे दिया हुआ है, एक पॉइंट आपके पास है 1 2 और 3, दूसरा पॉइंट है आपके पास 2 3 और 1, तीसरा पॉइंट आपके पास है 3 1 और 2। इस प्रकार से आपके पास पॉइंट दे दिया है। फॉर्म से ट्रेंगल विच इज, यानी कह रहा है कि आपको पता करना है क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है आइसोस्केलस है, या फिर कोई नहीं है इसमें। तो यह सॉल्व करने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, आपके दो साइड होते हैं ट्रायंगल के, वो इक्वल होते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या यूज कर रहे होंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर यूज कर रहे होंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हमारा ए रहा होगा, ये पॉइंट हमारे पास बी रहा होगा, और ये पॉइंट हमारे पास सी रहा होगा। आइसोस्केलस आने के लिए दो हमारी जो टर्म होता है वो इक्वल, सॉरी, दो हमारे पास साइड होता है वो इक्वल होना चाहिए, दो साइड हमारे पास इक्वल होना चाहिए, और इक्विलेटरल। और राइट एंगल के लिए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। आइए एबी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एबी के फार्मूला हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मोस्टली हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग यही लेकर चल रहे होंगे, डिस्टेंस की फार्मूला हम लोग यही लेकर चल रहे होंगे। तो आइए हम लोग ए बी का लेंथ लिखते हैं, ए और बी का लेंथ लिखते हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा होगा, ये चीज हम देखते हैं। हमारे पास निकल कर ए बी यानी कि x2 2 माइनस 1
ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास 3 माइनस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास 1 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, या फिर आप इसे कर सकते हैं 2 का स्क्वायर ही, -2 का स्क्वायर यार लगा ही लो तो बाद में कोई आपको कोई दिक्कत हो सकता है। ये हमारे पास टर्म क्या बनकर आया, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा √6, ये हो गया आपके पास √6। इसी प्रकार से अगर हम लोग BC लेंथ पता करें तो आपके पास BC का लेंथ क्या हो रहा होगा, ये चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो B यानी कि x2 माइनस x1 होता है, तो 3 माइनस 2 ये आपके पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके पास 1 माइनस 3 यानी कि -2, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 1 जो कि आपके पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह टर्म भी आपके पास कुछ इस प्रकार से बनेगा, यह 4 5 और ये 6 √6 ये टर्म बन रहा है। आइसोस्केलेस के केस में आपके पास ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होने चाहिए, आपका एक साइड √6 दूसरा साइड आपके पास √6 आ गया। अब हमें पता करना होगा AC के बारे में, AC के बारे में हम पता करते हैं तो यहाँ x2 x3 क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 1 तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 यानी कि -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस आप करेंगे क्या 2 माइनस 3 यानी कि -1 का फिर से होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। इस टर्म को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा होगा, ये हमारे पास बन रहा होगा √ ये 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तीनों साइड हमारे पास यहाँ पर बराबर हो चुके हैं, तीनों साइड हमारे पास बराबर हो चुके हैं। आई थिंक मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ABBC और CA यानी कि इक्विलेटरल वाला गेम हो सकता है बन जाए हमारे पास, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला हमारे पास गेम बन रहा है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे ऑप्शन भी हम लगा देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, तो कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस, तो पॉइंट हमारे पास गिवन है 0 पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट आपके पास गिवन है 0, 0, 1 एंड एक पॉइंट हमारे पास गिवन है 1, 2, -1, ये पॉइंट हमारे पास गिवन है। डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से होता है हमारे पास। आइए x2 आपके पास क्या गिवन है, x2 हमारे पास गिवन है 1 और x1 हमारे पास गिवन है 0, यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस मैं ब्रैकेट में ऐसी चीजें नहीं लिख रहा हूं, आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे, और कुछ बच्चे तो कमेंट करेंगे ही, इसके लिए मैं चीजें लिख भी देता हूं। आइए देखिए x2 आपके पास क्या निकल कर आया 1 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास क्या निकल आएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस z2 आपके पास निकल कर आएगा -1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से कुछ हमारे पास चीजें बनकर आ रही होंगी, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। आइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये -2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि यह हमारे पास चीजें कुछ इस प्रकार से बनकर चली आई कि 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, प्लस 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास चीजें 3 बनकर चली आएंगी, यानी कि इसके डिस्टेंस जो होगा आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर गिवन है। आपको लग रहा होगा कि सर कितना आसान आसान सवाल करा रहे हैं, पर विश्वास मानिए ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं, और डिस्टेंस फार्मूला पर भी बेस्ड आपसे एग्जामिनेशन में पूछा है। अभी आप थोड़ी बहुत बातें अगर आप और समझेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सेक्शन रेशियो से भी सवाल आए हुए हैं, हो सकता है आपको पीपीटी में नहीं मिला हो, लेकिन आपको सेक्शन रेशियो के भी सवाल हम लोग करा रहे होंगे, भले ही आप सेक्शन रेशियो को क्लास 10th में पढ़कर आए होते हैं, ठीक है। आइए कह रहा सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर, तो डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी आपके पास गिवन है। डायरेक्शन रेशियो को आप लोग एबीसी से डिनोट करते हैं कि नहीं, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग सर एबीसीडी से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि आपके पास ए बी और सी गिवन है, वह है 1, 2, 3, ठीक है, और आपके पास यल प्लस एम प्लस एन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि सम ऑफ डायरेक्शन रेशियो, सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। जहां तक आप जानते हैं कि यल हमारा होता है, यल होता है आपके पास a बाई अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यल हमारे पास ये होता है। सिमिलरली इसी प्रकार यम होता है हमारे पास बी अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार यन हमारे पास होता है सी बाई अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यन हमारे पास होता है, यन हमारे पास होता है सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यल हम लोग पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए बी सी है। तो आइए सबसे पहले अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पता कर ले, क्योंकि हर के नीचे वो लगा हुआ है, यानी कि मैग्नीट्यूड आप निकाल लें। तो हम कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज, और थोड़ी सी चेंज करने के बाद कलर आपके पास और भी ज्यादा चटक हो जाती है। लेकिन हमारे पास थोड़ी सी भारी मिस्टेक हो जाती है समझिएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने, यानी कि ये पॉइंट हम लोग निकाल लें अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट ए हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस सी हमारे पास 3 स्क्वायर, यानी कि एबीसी जो आपका डायरेक्शन रेशियो है उसी टर्म को हमने लिखा है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 4 आपके पास 13 हो गया, अंडर रूट 15 आ रहा है क्या, यानी कि ये टर्म हमारे पास होगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 5 ये 14 होगा, अंडर रूट 14 अंडर रूट 24। इस प्रकार से कुछ हमारे पास सिस्टम बनकर आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं तो, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं तो इस प्रकार से। अच्छा, ये हमारे पास ये टर्म आया अंडर रूट 24, लेकिन हमें निकालना क्या है, यल निकालना है। और ए हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 1/24, 1/24। एक सेकेंड में देखता हूं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हमने कोई खास मिस्टेक तो नहीं की थी, कोई खास मिस्टेक तो की नहीं थी, बस हमने यहाँ पर ये 20 एडिशन में कंप्लीट मिस्टेक की थी। ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 14, अरे 9 ये अंडर रूट 14 आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 14 आपके पास यहाँ पर चला है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग यह बात कह सकते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर इस कलर से ले ब्लैक, यल की वैल्यू हमारे पास क्या बनकर आएगी, यल की वैल्यू हमारे पास बनकर आएगी, ए हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास 1 है अपॉन में अंडर रूट 14। इसी प्रकार यम की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, यम हमारे पास होगा बी, जो कि बी हमारे पास गिवन है 2/√14। इसी प्रकार यन हमारे पास निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 3/√14, 3/√14। हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है कुछ इस प्रकार से कि हमें प्राप्त करना है कि यल प्लस यम प्लस यन हमें प्राप्त करना है। तो यल की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1/14 अंडर रूट लगा के, प्लस में हमारे पास होगा 2/√14, प्लस में हमारे पास होगा 3/√14। ये हमारे पास जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि 3 + 2 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, यानी कि हमारे पास आएगा 6/√14। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एग्जैक्टली राइट आंसर। तो इस प्रकार से सवाल आपको पूछने का मतलब ये होता है कि आपको यह फार्मूला, यह टर्म आपको पता होना चाहिए। ये मैनिपुलेटेड सवाल था, थोड़ी सी एडिटेड सवाल थी, यह हमने क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ है आई थिंक ये सवाल। द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन आप जान रहे हैं, तो उस डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बनाना भी आपको आना चाहिए, जो कि काफी लो लेवल का होता है। आप लोग इंटरमीडिएट में ये चीजें कर लिए होते हैं, L इक्वल टू दिस, M इक्वल टू दिस और N इक्वल टू दिस। तो सम ऑफ यहाँ पर पूछ दिया था ना, सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, तो उसको आप लोग निकाल पा रहे होंगे 6/√6। हाँ, यहां पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर दिस, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आपके पास दिया हुआ है 2, 3, 1,
ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, इसमें बताना है इसमें से कौन सा डायरेक्शन रेशियो नहीं है, कोई मिस्टेक डायरेक्शन कोसाइन। चलिए आइए, तो 2 3, सबसे पहले आप गेम समझिए कि स्केलर इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर हम एक ही कंसेप्ट लगा सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो, नहीं हो, वही डायरेक्शन रेशियो नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा स्केलर का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं है। यानी कि पहला ऑप्शन तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन बनेगा स्केलर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे, और 3 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 3 2 3 या 6 6 2 जा 12, 3 2 6 6 3 जा 10 और 6 यानी कि ये भी आपके पास पहला ऑप्शन ए आपके पास 2 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी आपके पास 6 का मल्टीपल है, और ऑप्शन सी आप देख सकते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3, यानी कि 6 आपका मल्टीपल नहीं है 3 का। बाकी आप 14 को चेक करिए, यानी कि डी को अगर आप चेक करें तो डी 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 7 7 यानी कि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, यही आपके पास डायरेक्शन रेशियो नहीं बनेगा, क्योंकि स्केलर मल्टीपल जब आप कर रहे होते हैं तो भी आपके पास सेम डायरेक्शन रेशियो दे रहा होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस, यानी कि 2 पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, इसका फार्मूला क्या होता है, आप एक बार इसके फार्मूले से करने का प्रयास कीजिए। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, यानी कि जब 2 पॉइंट आपके पास गिवन होता है तो उसके बीच में प्रोजेक्शन आपको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है यल एक्स 2 माइनस x1 x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। ये गेम हमारे पास हो रहा होता है, ये फार्मूला हमारे पास हो रहा होता है। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट इस प्रकार से हमारे पास आ रहा होता है, जिसमें यल एम एन होता है, जो वो डायरेक्शन रेशियो होता है जिसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, आइए, यल एम एन हमारे पास गिवन है, तो ये हो जाएगा, मुझे इसको देखना पड़ेगा कहीं कोई एरर तो नहीं, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं आया हुआ है। हम लोगों को यल एम एन, यानी कि इस फार्मूले में हमारे पास समझना होगा चीजें क्या गिवन होती है। तो यल हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होता है, यम हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होता है, यन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होता है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, हमें पता क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यल यम और यन हमारे पास क्या आ रहा होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन हमारे पास आ रहा होगा 1/√1² प्लस 1² प्लस 1², यानी कि √3 आ जाएगा, और यम हमारे पास आएगा फिर 1/√3 और यन भी हमारे पास आएगा 1/√3। समझिए हमने क्या किया, यल की वैल्यू क्या होती है, तो a/√a² प्लस b² प्लस a², ABC आपके पास 1 1 1 है, तो a प्लस b 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, यानी कि a/√3, b/√3 और c/√3। मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है और a 1 1 1 हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है। आइए, यहां से हमें यल की वैल्यू प्राप्त हो गई है, तो यल की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई है, तो हमारे पास 1/√3 प्राप्त हुई है। x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 1, x2 हमारे पास है 2 माइनस में 1, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1, प्लस यम हमारे पास क्या गिवन है, तो 1/√3, y2 हमारे पास क्या है, तो y2 हमारे पास है 3 माइनस 0, यानी कि हो जाएगा 3, प्लस हमारे पास क्या गिवन है, यन हमारे पास फिर से 1/√3, z2 हमारे पास क्या गिवन है, z2 है 4 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 2। ठीक है, इतनी बात आई थिंक समझ सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√3 हो गया प्लस 3/√3 हो गया प्लस 2/√3 हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा √3
और ऊपर हमारे पास आएगा 3 2 5 1 6, ये 6√3 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अपॉन √3। √3 को हम लोग क्या 3 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि हो जाएगा 2√3। बहुत ही आसान तरीके से हमने करने का पूरा सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एग्जैक्टली राइट आंसर बन रहा होगा 2√3। 2√3 आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर बन रहा होगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आई थिंक आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। आई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इफ LMN एंड L2M2N2। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है L1 M1 और N1 एंड L2 M2 और N2 बी डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि इसे बताया गया डायरेक्शन कोसाइन DCS, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, देन दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर के केस में हमारे पास होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल 0। हमारे पास परपेंडिकुलर के केस में ये टर्म हो रहा होता है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन, इसको थोड़ा आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या वेरिएबल सब अच्छे लिखे हुए हैं। चलिए, उस क्वेश्चन को हमने ढूंढा पर वो हमें मिला नहीं, उसमें थोड़ी सी एरर हो सकती थी, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेफ्ट कर दिया। आई हम बात कर रहे थे, माइक तो हमारा हो गया तिरछा, यहाँ से लाइट। चलिए, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन एन एक्सिस आर, हमारे पास प्रोजेक्शन आपको बताना है लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, तो सिंपली आप लोग फॉर्मूला पुट कर दीजिए 2x² + 4x² + 6x², लेंथ ऑफ लाइन हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास √4 + 16 + 36। तो आपके पास यहाँ से आ सकता है, ये हो जाएगा 40 50, ये √56 √56 और √56 यानी कि 44 या 56, ऑप्शन डी आपके पास सही होगा। द प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन ऑन देयर एक्सिस, यानी कि लेंथ ऑफ लाइन, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन एक्सिस आर दिस, देन द लेंथ ऑफ लाइन इज, तब लेंथ ऑफ लाइन हमारे पास निकल कर आता है √A² + B² + C²। आपके पास है, आपने पुट किया और आपने आंसर यहाँ पर ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस आर, which is equally inclined to the axis r +-1 +-1 +-1 हमारे पास बनकर चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if the projection of a line on a coordinate axis r, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है this, then the length is, इसका लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ के लिए हमारे पास फिर वही फार्मूला हो जाएगा 2² + 3² प्लस हमारे पास 6², ये हमारे पास हो जाएगा √, ये हो जाएगा 4 + 9 + 36, ये 40 + 49 √49, ये हो जाएगा आपके पास 7। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन डी एग्जैक्टली राइट आंसर बनकर चला आ रहा है। आइए, द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, हमारे पास अब सारे क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गिवन है कि द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन इज, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन आपको बताना है। मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको जितने भी फॉर्म ऑफ प्लेन होते हैं उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपके पास यही बनकर आएगा, लेकिन मैं आपको और भी सारे दिखा देता हूँ। आइए, तो सबसे पहले देखिए, तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो आपके पास कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको देखने को मिलता है ax + by + cz + d = 0। कुछ इस प्रकार से जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको देखने को मिलता है।
उसके बाद आपको देखने को मिलता है इंटरसेप्ट फॉर्म। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, INTERCEPT फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल आपके पास देखने को मिलेगा 1। ठीक है, आई थिंक आपको 1 मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्या मिलता है आपको देखने को, सर हमें देखने जनरल इक्वेशनों का इंटरसेप्ट नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन में आपको देखने को मिलेगा LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल P। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म हो गया। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आप देख ली, इंटरसेप्ट फॉर्म देख ली और आपने नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर देख रखा। अब आपको देखने को मिलता है वन पॉइंट फॉर्म, यानी कि वन पॉइंट फॉर्म आपके पास एक और टर्म आता है वन पॉइंट फॉर्म, उसको भी आप देख लीजिए। वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म में हमारे पास यानी कि कोई भी प्लेन एक पॉइंट से जब पास कर रही होती है तो उसका इक्वेशन देखने को किस प्रकार से आपको मिलता है, इस टर्म को हम लोग देखेंगे। ये हो जाएगा आपके पास a x2 माइनस x1 सॉरी x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल हमारे पास 0 हो रहा होगा। इस प्रकार से हमारे पास गेम वन पॉइंट फॉर्म में हमारे पास ये गेम बन रहा होगा। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो आपके पास पूछा क्या, जब आपके पास पूछा इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने क्या बताना है, x/a y/b और z/c इक्वल 1। तो आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म में यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके पास कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपके पास हो गया नॉर्मल फॉर्म। इन सब चीजों का आप ध्यान देंगे। ये हो गया आपके पास जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट नहीं, ये तो गलत ही दिया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब जा रहा है इक्वेशन वाला टर्म पे, उसको हम लोग शुरुआत से लगाते हैं। आइए अब हम लोग लास्ट यूनिट की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। तो लास्ट यूनिट में हमारे पास जो कोनिसॉइड वगैरह वाला टॉपिक है उसको आप लोग देखने को मिल सकता है। कह रहा द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर जनरेटेड बाय दिस टर्म। तो ये टर्म हमें दिख नहीं रहा, इसलिए हम लोग इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर रहे होंगे। आइए सबसे पहले तो आपको काम होता है कि आपको ये पहचानना होता है कि ये कौन सा फॉर्म है, यानी कि x/4 प्लस y² माइनस z² 9 1 है। ये हाइपरबोला है या पैराबोलाइड है, हाइपरबोला ऑफ वन सीट है, हाइपरबोलाइड ऑफ टू सीट है। तो आप यहां से देख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जब एक माइनस होता है यानी कि यह हाइपरबोलाइड ऑफ वन सीट होता है। ठीक है, हाइपरबोलाइड ऑफ वन सीट हो रहा होता है, हाइपरबोलाइड ऑफ ए सीट हो रहा होता है, हाइपरबोलाइड ऑफ ए सीट हो रहा होता है। तो इसका परपेंडिकुलर जनरेटर क्या होता है, तो इसका परपेंडिकुलर जनरेटर का जो फार्मूला होता है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² हो रहा होता है। इस प्रकार से हमारे पास परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ जनरेटर आपके पास कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू, यहाँ पर माइनस होता है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान दें। ठीक है, आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमें पता चल गया, जब एक माइनस होता है तो हम कहते हैं हाइपरबोलाइड ऑफ ए सीट। ठीक है, आइए तो x², यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला में क्या निकल कर आया, हो गया x² बाई a² प्लस y² बाई 20 b² प्लस z² बाई c²। इस प्रकार से हमारे पास वन गिवन है, तो हमें पता चल गया हाइपरबोलाइड ऑफ वन सीट। ठीक है, हाइपरबोलाइड ऑफ सीट, इसका जो फार्मूला आपको निकलेगा कुछ इस प्रकार से निकल रहा होगा। परपेंडिकुलर जब आप जनरेटर आप निकाल रहे हो हम लोग को सॉरी a² की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, b² की वैल्यू हमारे पास गिवन है 25 और c² की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9।
सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9। हम लोग सिंपली फार्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और आप कहेंगे कि सर ये फार्मूला आपने कैसे लिख दिया है, तो इसके लिए भाई मेरे करना पड़ता है बस थोड़ी सी पढ़ाई, और आपको देखने को मिलेगा ए स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 25 है, माइनस हमने कर दिया 9। ठीक है, यानी कि हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल बनेगा हमारे पास 25 माइनस 9, यानी कि आपके पास बनेगा 16 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा आपके पास 20। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 इक्वल 0। आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन में कुछ गिवन है क्या? हमने सही किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए पूरा गलत है, ऑप्शन बी आपके पास भी पूरा गलत है, ऑप्शन सी आपके पास भी पूरा गलत है, और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपके पास सही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं आपके पास ऑप्शन डी एकदम एग्जैक्टली राइट आंसर बन रहा है। आपके पास क्या रहा है, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर जनरेटर, ठीक है, ऑफ दिस एंड दिस इज। तो ये आपको पहचानना होगा ये आपके पास बन क्या रहा है, ये आपके पास बन क्या रहा है, तो ये आपके पास बन रहा है पैराबोलाइड, हाइपरबोलिक, HYPER बोलिक पैराबोलाइड। ठीक है, तो हाइपरबोलिक पैराबोलाइड का परपेंडिकुलर जनरेटर आपको प्राप्त करना है, तो हमारे पास किस प्रकार से निकल कर आता है हाइपरबोलिक, HYPER बोलिक पैराबोलाइड। तो आपके पास होता है 2z इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर जनरेटर निकल कर आ रहा है, उसका फार्मूला है। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन ए स्क्वायर हमारे पास क्या गिवन है, तो ए स्क्वायर हमारे पास 16 गिवन है, बी स्क्वायर हमारे पास क्या गिवन है, तो बी स्क्वायर हमारे पास गिवन है, जो वाई के नीचे रहता है बी स्क्वायर यानी कि हमारे पास 9 गिवन है। हम लोग यहाँ पर 2z इक्वल बी स्क्वायर हमारे पास गिवन है 9 माइनस ए स्क्वायर हमारे पास गिवन है 16, हमने डायरेक्टली यहां से कर दिया है। चलिए, तो हमने 9 माइनस 16 कर दिया हुआ है, यहां से हमारे पास निकल कर आया है 2z इक्वल हमारे पास निकल कर आएगा 7 माइनस का 7, क्योंकि 16 हमारे पास बड़ा है और 9 हमारे पास छोटा है। ठीक है, आई थिंक हमने सब्सट्रैक्शन बिल्कुल सही किया है, और सही करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हम मैथ के टीचर हैं। आइए, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर जनरेटर प्राप्त कर पा रहे होंगे। यहाँ पर जरूरी बात आपको यह है, ऑप्शन ए यहाँ पर एग्जैक्टली राइट आंसर है। जरूरी बात यह है कि आपको याद करना पड़ेगा कि इसके फार्मूला क्या है, और विश्वास मानिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यह हाइपरबोलिक पैराबोलाइड के जनरेटर आपको किस प्रकार से प्राप्त करना है, सबसे पहले तो आप पहचानना सीख जाएं कि किसका इक्वेशन है, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड का है, हाइपरबोलाइड का है, इस सब सीख जाएं, या फिर मैं आपको छोटा सा बता ही दूं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रुकिए, मैं आपको बता ही देता हूं किस प्रकार से आप लोग पहचानेंगे। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा ये चीज बता देता हूं आपकी ज्ञानवर्धन के लिए, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1, तब आप कहेंगे ये इलिप्सॉइड बन रहा है। ठीक है, इलिप्सॉइड। जब भी आपको एक माइनस यहाँ पर देखने को मिल जाए, अगर आपको कुछ इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अगर 1 देखने को मिले तो हाइपरबोलाइड ऑफ वन सीट आप लिख दीजिएगा। जब भी आपके पास दो माइनस देखने को मिले, या फिर आपको कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी प्लस प्लस हमने लगा दिया, यहाँ पर माइनस माइनस लगाना है। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1 देखता है, तो 1 सीट का मतलब आपके पास एक बार माइनस जेड के पास आना चाहिए,
टू सीट का मतलब आपके पास दो निगेटिव आना चाहिए, दो निगेटिव टर्म आपको आना चाहिए। तो आप यहां पर कहेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है कोण का एक इक्वेशन देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम लोग कहते हैं कोण, ठीक है। थोड़ी बात और लेंगे क्या, थोड़ी बात और सीखेंगे क्या, तो थोड़ी बात और सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ से डीडी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए थे और ये मैंने विश्वास मानिए लास्ट डे ही कराए थे और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनकर चले आए थे। आपके पास जब इस प्रकार से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू जेड बाई सी करते हैं, तो हमारे पास मिलता है इलिप्टिकल पैराबोलाइड, इलिप्टिकल पैराबोलाइड, ठीक है। यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं, आपको डायरेक्ट इलिप्टिकल पैराबोलाइड का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब यहाँ पर माइनस आएगा तो हमारे पास हाइपरबोलिक पैराबोलाइड हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल अगर टू जेड बाई सी आ जाता है, हाइपरबोलिक हाइपरबोलाइड यानी कि हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड बन रहा होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना आपके सिलेबस में था, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड और इलिप्टिकल पैराबोलाइड हो ही गया, और इसके पहले हमने इलिप्टिक और एक केस आप थोड़ा सा याद ये प्रकार से कर सकते हैं, जब भी आपके पास माइनस आता है तो आप हाइपरबोलिक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलिप्सॉइड था, इलिप्सॉइड में एक बार माइनस आया तो हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट हो गया, दो बार माइनस आया तो हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट हो गया, और ये टर्म हमारे पास कोण को डिनोट कर रहा था, ये टर्म हमारे पास इलिप्टिकल पैराबोलाइड, क्योंकि यहाँ पर इलिप्टिकल पैराबोलाइड माइनस नहीं है प्लस है तो इलिप्टिकल पैराबोलाइड हो गया। फिर हमारे पास अगर माइनस आया तो हमारे पास हाइपरबोलिक पैराबोलाइड यहाँ पर बनकर आ गया है, ठीक है। मैं एक बार और देखता, हाँ चलिए आइए, एक और फार्मूला आप देख ही लीजिए, हालांकि यह उतना आवश्यक नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर इक्वल 1 हो, इलिप्टिकल सिलेंडर इसे कहते हैं, ई डब्ल्यू एल आई पी टी आई सी ए एल सी वाई एल आई एन डी ई आर, ठीक है। इस प्रकार से कर रहे होते हैं इलिप्टिकल सिलेंडर, हालांकि आप इसे बहुत ज्यादा ध्यान से ना देंगे तो भी आपके पास काम बन जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा इक्वल 1 होगा, तो फिर यहाँ पर माइनस आने के लिए हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक सिलेंडर यहाँ पर बनकर आ जाएगा। तो अब मत देखिए, अब बस इतना ही देखिए, आप एक चीज और नोट ही कर लीजिए, क्योंकि हमने अगर बहुत चीजें नोट कर ली है तो एक चीज और देख ही लेते हैं, ठीक है, और अपने स्मार्ट बोर्ड होने का पूरा फायदा उठा लेते हैं। आइए, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म और आता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल अगर 0 हो जाए तो हम कहते हैं पेयर। सर पेयर का स्पेलिंग तो आप बहुत ही गलत लिख रहे हैं, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद हमें एक टर्म और देखने को मिल सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्क्वायर, जिसे आप लोग देखे होंगे, ये हो जाएगा आपके पास पैराबोलिक सिलेंडर, ठीक है। ज्यादा आपको ध्यान देने की बात नहीं है, आप ज्यादा ध्यान बस उसी को दें जो ऊपर से लिखा गया है, यानी कि जो पहले आपको बताया गया, या इलिप्सॉइड के बारे में बताया गया, इसको आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान दें, इसके इक्वेशन को आप देखें, इसके इक्वेशन को देखें, इसके इक्वेशन को नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। इसका इक्वेशन बेहद जरूरी है, इसका इक्वेशन बेहद जरूरी है, इसका इक्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी है, इन सबको भी आप लोग ध्यान दें, ध्यान दें, ठीक है, ये ध्यान दें, इस पर भी आप ध्यान दें। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनकर आ रहा है, इसको भी करें, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द कर्व दिस
तो जब पैरेलल टू जेड एक्सिस है तो उसमें जेड का टर्म तो आएगा नहीं, जेड को आपको एलिमिनेट करके लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी इसमें से पैरेलल टू जेड एक्सिस है तो जब कोई चीज पैरेलल हो जाता है जेड एक्सिस के तो उसमें जेड का तो टर्म आएगा नहीं, यानी कि आपको जेड एलिमिनेट करना पड़ेगा उस कर्व में से। तो जेड क्यू कर्व में से एलिमिनेट करने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास जो टर्म गिवन है क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। हम लोग यहाँ से जेड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमें बताया गया है कि जेड के पैरेलल है, यानी कि जेड का टर्म तो एटलीस्ट हमारे पास नहीं होगा उस कर्व में। आइए हमारे पास कर्व क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जेड की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, आइए यहाँ से टर्म आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा 2 माइनस, अच्छा इक्वल का साइन है ना यहाँ, इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y, या फिर हम इसे ही कुछ इस प्रकार से, अच्छा 2 को कॉमन लेकर लिखना है क्या, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल यहाँ पर हो सकता है 2। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर चलाएगा, क्योंकि यह पैरेलल कहा गया था, पैरेलल कहने का मतलब आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है, ये दोनों गलत, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू जेड एक्सिस। फिर पैरेलल टू जेड एक्सिस कहने का मतलब है कि जेड एक्सिस इक्वल आपको जेड एक्सिस यहाँ से आपको गायब करना है, जेड एक्सिस आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा कर्व से। कर्व आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, आपके पास इस बार केवल जेड है, यहाँ से आपके पास जेड इक्वल क्या आ सकता है, जेड इक्वल आपके पास आ सकता है 1 माइनस एक्स माइनस वाई। आप लोग पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल यहाँ पर 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। हमारे पास दोनों ऑप्शन सही है, आप इन सबको काट सकते हैं। चलिए आई थिंक अब हमें क्लास को एंड करना चाहिए, क्योंकि आपके टीचर यहाँ पर आके बैठ चुके हैं, आपके नेक्स्ट जो क्लास का टीचर है वो आपके आकर बैठ चुके हैं, और हमें इस ग्रिप को, इस स्लाइड को, ये भैया स्लाइड जी का थैंक यू लगाकर हम आपका लास्ट में अभिवादन कर देते हैं। तो थैंक यू का स्लाइड हमने लगा दिया है, और यहाँ पर हमने वीडियो को एंड करना है। क्वेश्चन अभी बहुत सारे बाकी हैं, ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ पड़ता है अगर आप रेगुलर बेसिस पर नहीं पढ़े होंगे। हमने प्रयास किया है कि पहला जब ज्योमेट्री का लेक्चर बन रहा है तो थोड़ा आसान क्वेश्चन को बनाया जाए, हालांकि अब जो ज्योमेट्री की क्लासेस होंगी उसमें हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी कराने का प्रयास कर रहे होंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक छोटी सी नोटिफिकेशन यह है कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से आपको लाभ यह होगा, हमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिलती है तो हम आपको डायरेक्टली शेयर कर पाते हैं, आप हमसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को हम लोग करते हैं एंड।